हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, दैट इज़ एम फेज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में माइटोसिस का डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो माइटोसिस मैंने आपको बताया था, ये जनरली लगभग सभी सेल्स में होता है। इक्विटेंशियल डिवीज़न इसको बोला जाता है। इक्विटेंशियल डिवीज़न क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल्स होते हैं और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसलिए इक्विटेंशियल डिवीज़न बोला जाता है। अब ये कंटिन्यूसली होते हैं सेल डिवीज़न, इस वजह से इनको 4 स्टेज में किया गया है। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी? पहली प्रोफेज फर्स्ट, पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ मेटाफेज एंड थर्ड स्टेज इज़ एनाफेज और फोर्थ स्टेज जो है वो कौन सी है? टेलोफेज। अब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट में जो मतलब ये क्रोमोसोम बना होता है, वो क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें कंडेंस हो जाता है, काफ़ी कंडेंस फॉर्म हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, सेल के अंदर के न्यूक्लियस का पार्ट है जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है। और कंडेंस होने के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें क्रोमेटाइड्स दिखने लगा, अपोजिट स्पिंडल में दिखने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होने लग जाती है, जैसे ये डॉट 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 लाइनें में आने लगती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। उसी के साथ क्या होता है, जो क्रोमेटाइड जो होते हैं वो सेंट्रोजोम से अटैच हैं, वो उसमें शो हो जाता है। उसके साथ क्या क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल और माइक्रोट्यूब्यूल्स और अदर प्रोटीनियस मटेरियल जो भी माइटोसिस रिक्वायरमेंट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज फेज में 2 काम होते हैं, एक तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमेटाइड सीन हो जाते हैं अपोजिट पोल पे, और माइटोटिक स्पिंडल और अदर प्रोटीनियस मटेरियल बन जाते हैं। दूसरा आता है मेटाफेज। अब यहाँ के क्या होता है कि कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, और कंडेंसेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि क्रोमेटाइड अच्छी तरह शो होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये मेटाफेज में ट्रांजिशन, तो स्पिंडल फाइबर जो बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर वो क्या होता है, काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच हो जाते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेटाफेज जो है ये वही स्टेज है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम अच्छी तरह कंडेंस हो जाता है। इसलिए अगर मॉर्फोलॉजी अगर हमें स्टडी करनी है कि क्रोमोसोम कैसे हैं कैसे नहीं, तो वो मेटाफेज जैसे सबसे बेस्ट स्टेज रहती है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। उसके साथ क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर वाले डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रोजोम पे होता है उससे अटैच हो जाती है। उसके बाद क्रोमेटाइड जो है इक्वेटर स्पिंडल इक्वेटर पे जाके चले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सब स्पिंडल इक्वेटर पे हैं। स्पिंडल इक्वेटर पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाए। मेटाफेज प्लेट क्या है? मेटाफेज में जिस प्लेन पे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं उसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो क्रोमेटाइड स्पिंडल इक्वेटर पे जा जाते हैं और ये मेटाफेज प्लेट वाला हिस्सा है और उसमें अलाइन हो जाते हैं। तीसरा क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो सेंट्रोमेयर जो थे बीच में, जो सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर वाला पार्ट है, ये स्प्लिट होता है, ये टूटता है। और ये टूटने के बाद क्या होता है, क्रोमेटाइड एक दूसरे से, क्रोमेटाइड भी स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर टूटेगा तो क्रोमेटाइड भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो सब अलग हो जाने के बाद क्या होता है, ये सीधे सीधे ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि स्प्लिट होने के बाद सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो चुके हैं सबके, और उसके बाद ये अपोजिट पोल पे चले गए। ये एनाफेज में शो होता है। जनरली इसे वो फेज़ बोला जाता है जिसमें कहा जाता है स्प्लिटिंग के बाद ये जो क्रोमेटाइड, डॉटर क्रोमेटाइड, इसमें एक तो है पेरेंटल क्रोमेटाइड, जैसे ये पेरेंटल क्रोमेटाइड हो गया, ये पेरेंटल हो गया, और एक हो गया डॉटर क्रोमेटाइड। तो इनको क्या बोला जाता है, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बोला जाता है एनाफेज में स्प्लिटिंग के बाद। उसके बाद लास्ट जो आता है डेट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग हुई थी, ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होता है। तो क्रोमोसोम जो है क्लस्टर हो जाते हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम ऐसे क्लस्टर हो जाते हैं, और क्लस्टर हो जाने के बाद मतलब कि ये जो ऐसे सही ढंग से दिख रहे थे वो ऐसे ना दिख के क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाएंगे अपोजिट पोल पे, इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस फिर से बनने लगेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इस कंडेंस क्रोमोसोम पे आने लग जाएगी बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, इंटरफेस न्यूक्लियस बनने से पहले ये इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स ऐसे बन जाएंगे। बट ये जो अभी तक आपने ऊपर डिवीज़न देखा, ये हो किस चीज़ का रहा था, माइटोसिस में ये न्यूक्लियर डिवीज़न है। हमने अब तक क्रोमोसोम का सेपरेशन देखा, सेग्रीगेशन देखा जो डॉटर न्यूक्लियाई में हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस का डिवीज़न है। बट साइटोकाइनेसिस जब तक नहीं होगा तब तक साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म इसका सेल का एक्चुअल डिवीज़न जो पूरा एक कंप्लीट सेल डिवाइड होता है, तो उसके बाद ही तो ये प्रोसेस ख़त्म होगी। तो साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से, प्लांट सेल में अलग तरीके से। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से साइटोकाइनेसिस में ऐसे फ्यूरो बनने लग जाएंगे, और फ्यूरो स्टार्ट होंगे फ्रॉम लास्ट टू एंड सेंटर पे जॉइन करते हुए ये इस तरीके से एक सेल को 2 में डिवाइड कर देंगे। ये तो होता है एनिमल्स में, जैसे कि हमारे सेल्स में हो गया। बट प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जैसे इसमें क्या होता है कि सेल वॉल, वही प्लांट में सेल वॉल होती है। सेल वॉल होने के कारण ऐसा डायरेक्ट डिवीज़न तो नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, पहले सेल प्लेट बनती है, जिसे सिंपल प्रीक्यूसर बोला जाता है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन का। तो ये मिडल लैमेला वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये 2 प्लांट सेल्स को कनेक्ट करने का पार्ट हो गया, तो इस मिडल लैमेला से स्टार्ट होके लेटरल वॉल तक सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और इसी तरीके से एक प्लांट सेल दूसरा प्लांट सेल बन जाते हैं। तो पहला प्लांट सेल, दूसरा प्लांट सेल, तीसरा और ये चौथा ही, क्योंकि 2 प्लांट सेल्स एडजेसेंट सेल से कनेक्टेड होते हैं, ये वॉल ऐसे बनी, इस तरीके से 4 प्लांट सेल बन गए। लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होता, कई बार कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं करती है। तो उस टाइम में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण ओनली न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इस वजह से मल्टीपल न्यूक्लियर कंडीशन पैदा होती है, इसको सैंक्टम बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने कोकोनट देखा हो तो उसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है उसे। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। अब अगर बात करें तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, बिल्कुल यूजेस क्या क्या है, कहाँ काम आता है। तो चलिए डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है, बट कुछ लोअर प्लांट्स हो गए या कुछ सोशल इंसेक्ट्स हो गए, वो जो होते हैं वो अपने हैप्लॉयड सेल माइटोसिस के द्वारा ग्रोथ कर लेते हैं। क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जिसे इस वजह से इक्विटेशनल डिवीज़न बोला जाता है। तो माइटोसिस में जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम रहता है, जो पेरेंट का था वही डॉटर का है, ऐसे करके सेम। जनरली सेल की जो ग्रोथ होती है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हो गए जिनके एपिकल और लेटरल कैम्बियम जो बननी होती है, कैम्बियम रीजन जो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी माइटोसिस के द्वारा हो पाता है। सेल की रिपेयरिंग हो गई, जैसे कोई भी लॉस्ट पार्ट हो गया, जैसे हमारे ब्लड सेल्स हो गए, हार्ट सेल, गट, ये सब। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस ख़त्म होता है माइटोसिस का। और आज की हमारी वीडियो में इतना ही, माइटोसिस यहीं ख़त्म होता है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।